हेलो गाइस, अब होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। दोस्तों, ये कुछ आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपके लेक्चर आ नहीं पाए। अभी भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल क्योंकि हमें टाइम से रिवीजन कंप्लीट करना है तो मैं आज का लेक्चर में हम आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देख ली थी, बट बाद में मुझे लगा कि कुछ चीज़ें और बता देना बेटर है, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ और कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। ठीक है, चलिए। देखिए, हमने बताया था आपको क्रिप्स मिशन, जो एक बहुत बड़ा फेल बात की। क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये एक यहाँ पे फेलियर था इनका। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शुरू हुआ क्विट इंडिया में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, ओके। इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कशन भी की थी और आपको यहाँ पर इस चीज़ की क्लास हो भी गई। ठीक है। चलिए, अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं। क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब यहाँ पर डिमांड हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, आइडिया किसने दिया था? हमने शुरू में डिस्कशन किया, एम एन रॉय ने। के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ने कहा, ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस बाय द। ठीक है, कई बार इस तरह का कोट भी पूछते थे। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1938 में। ठीक है, तो वहां पर ये बात कही थी उन्होंने, अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस बाय इंडिया। ठीक है, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 389 मेंबर, 389। ठीक है, अब तीन इसमें से 93 जो थे वो प्रिंसिल स्टेट थे। प्रिंसिल स्टेट, ठीक है। और जो बाकी मेंबर थे वो आपके ब्रिटिश इंडिया थे। रेस्ट जो आपका है ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश। ओके, अब जो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर थे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल। ओके, इसका मतलब ये है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, एसटीपी, सॉरी एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल। जो प्रिंसली स्टेट के थे वो नॉमिनेटेड थे बाय द हेड ऑफ प्रिंसली, हम कहें नॉमिनेट बाय हेड ऑफ प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट्स थे उनके द्वारा नॉमिनेटेड। क्लियर है? गाइस, अब देखिए कुछ चीजें हम देखिए 289 आपके मेंबर्स यहाँ हो गए थे, और सॉरी 389, 93 यहाँ हो गए। तो 296 में से जो आपके क्या कहते हैं, 292 मेंबर्स हो आपके हो गए प्रोविंसेस, प्रोविंसेस हो गए। और जो यहाँ पर आपके 4 मेंबर हो गए वो चीफ
कमिश्नर्स प्रोविंसेस, कमिश्नर प्रोविंस। क्लियर है। और जो जो प्रोविंसेस में उनका जो बंटवारा हुआ वो उसी हिसाब से था। जो कम्युनिटीज थी, मुस्लिम थी, सिख थी, और आपका जो जनरल है ना, उसी प्रोपोर्शनल में उसी हिसाब से वो कैलकुलेट किया गया पॉपुलेशन के हिसाब से। ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना। ठीक है। उम्मीद है यहाँ पर ये क्लैरिटी। अभी अभी इस कंसल्टेशन असेंबली को हम क्या कहें, ये बेसिकली पार्टली तो इलेक्टेड हो गई की बात करें, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेट। पार्टली, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से नॉमिनेशन आ गई है, और यहाँ पर इलेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, और डिवाइडेड सीट उसी हिसाब से की गई कि मुस्लिम, सिख और जनरल का। ठीक है। ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड हम इसे कह सकते हैं। तो कई बार ये पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। अगर हम बात करें, ऑलरेडी स्टार स्टार हो गया है ना, 3 स्टार आप इसको लगा लीजिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली। क्लियर है। ठीक है। ओके। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसका जो इलेक्शन हुआ था उस वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। और ये किसकी किसकी चीज की बात हुई थी इसमें, अनडिवाइडेड इंडिया उस समय की बात थी। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया तब तक। ठीक। क्लियर है। अब क्यों क्यों क्योंकि वो जो बाद में हमारा माउंटबेटन प्लान आया वो तो बाद में आया है ना। उससे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कशन, क्लैरिटी होना, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, अगस्त 1946। ठीक है। 1946 में हमारा आपका जो प्लान आया था वो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, करेक्ट है। सॉरी, मार्च 1946, 46 को है ना। अब देखिए, आपका जो मार्च 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट प्लान आप इसी हिसाब से अनडिवाइडेड इंडिया के लिए यहाँ पर बात की गई। तो अब देखिए, जो 9 दिसंबर 1946 को कौन थे, डॉक्टर सच्ची सच्चिदानंद दानंद सिन्हा जी। ठीक है। ये थे, ये इंतरिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसको हम आप प्रेसिडेंट क्यों थे ये भी अभी समझेंगे, है ना। थोड़ा सा ये आप धैर्य रखिए, है ना, समझते हैं इसको भी, है ना। क्लियर है। उसके 2 दिन बाद, यहाँ से ये 9 दिसंबर की बात है, आफ्टर 2 डेज। अब बात कर रहे हैं हम 11 दिसंबर, 11 पर 1946 की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये इलेक्ट किए गए, क्या किए गए, इलेक्ट किए गए, इलेक्टेड कैसे, प्रेसिडेंट, किसके प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे उनके प्रेसिडेंट चुन लिए गए। क्लियर है। अब थोड़ा सा और इसका आगे हम देखते हैं।
हुई हैं। अब इसके भी 2 दिन बाद 30 दिसंबर को 1940 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। किसने लाया? बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? जो हमारे, देखिए ये फैक्ट हैं, कुछ पूछ लिए जाते हैं। BN राव जी हैं, इनको क्या अपॉइंट किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एडवाइजर दोस्तों, अब ये देखिए 4 मार्क, ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कई पीसीस में पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड हम और भी चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्लियर है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका ये होगा, लेकिन ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे बेसिकली। ठीक है, इलेक्टेड जो इनको इलेक्ट किया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पहली मीटिंग कब हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट 1946 एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली मीटिंग जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है वो कब हुई। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए आगे कुछ फैक्ट एंड फिगर है जो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आप सुन लीजिए, है ना। जो माउंट बेटन प्लान है इसके बाद आया, भाई 1947 में जो है माउंट बेटन प्लान आया। कब? जून में। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसका एजिटेशन चल रहा था। ठीक है, तो वहां पर वो 2 नेशंस की बात की उन्होंने। तो वहां पर जब 2 नेशन हो गए तो 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई। ठीक है, यानी पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। ठीक है, तो जो एरिया पाकिस्तान में जाने वाले थे, जैसे ईस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यानी NWF भी बोलते हैं उसको, वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहां पर फ्रेश इलेक्शन हुए, जो नए प्रोविंसेस हुए, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट पंजाब हो गया, सिलहट हो गया, NWFP हो गया, वो इन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान, ऐसे एक रेफरेंडम के थ्रू। ठीक है, तो जब अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वापस से रीअसेंबल हुई तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। ठीक है, यानी पहले 389 थी, अब वो 299, जिसमें 229 इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर थे और 70 प्रिंसली। क्लियर है? ठीक है, यानी जो पहले मेरा स्ट्रेंथ 389 था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, है ना, पहले ये अनडिवाइडेड थी, अब ये मेरा हटके 299। क्लियर है? और इसका कंपोजिशन क्या हुआ? वही 229 और, ठीक है, ये इस तरह का कंपोजिशन का हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान की अलग बन गई थी और इंडिया की अलग बन गई थी। ठीक है, तो ये जानना थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि PCS में कई बार कुछ हटके क्वेश्चन पूछ लेता है और UPSC भी किसी चीज़ में घुमा सकता है। वो ये पूछ सकता है कि कंस्टिट्यूंट असेंबली एक ही थी और एक ही ने दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप किया। इस तरह का क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट और असेंशन रीजनिंग में वो पूछ सकता है। या फिर आजकल तो उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट और ऑल करेक्ट, उस तरह में भी क्वेश्चन पूछ, कुछ मैच द फॉलोइंग दे देगा, उस तरह की चीज़ें भी कर सकता है। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो, जो आपका ये थियोरी का रिवीजन और बिल्ड करे। बट पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये वाला पोर्शन टाइमली इसको कंप्लीट कर लें, रिवीजन वाले पोर्शन को, तभी वो सीरीज शुरू
तभी आप उसको वेल कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस रखेंगे, मतलब चैप्टर वाइज नहीं होंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन रखेंगे ताकि पूरा हमारा पॉलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो, तो प्रॉपर रिविजन हो पाएगा। अभी तो क्या है, हम समझ सकते हैं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उतनी चीज़ें रिकलेक्ट आप लोग करते हैं, है ना। अब क्या होगा कि एक होलिस्टिक आपका एक तरह से रिवीजन और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बट लेट्स सी, पहले तो कंप्लीट करते हैं, वो तो बाद की बात है, और चीज़ें हैं, और बाकी आपका कितना प्यार मिलता है उस पर भी वो निर्भर करता है, ठीक है। उस हिसाब से हम एफर्ट दे पाएंगे इस चीज़ के लिए, मतलब बेसिकली मैं एफर्ट दे पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ टीम, आई एम अलोन द टीम। ओके, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे चीज़ों में डिस्कशन करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो रीअसेंबल हुई 14 अगस्त 1947, ठीक है। तो अब इसको एक तरह से हम कहें तो सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली हमारी, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें आगे मैं डिस्कशन करूँ ना, उससे पहले ना इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हम डेट्स के बारे में देख लेंगे, या फिर पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ही कंप्लीट कर लेते हैं, यही पोर्शन पहले कंप्लीट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी उसमें कुछ कमेटी बनाई गई, कई बार उस पर भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, ठीक है। टोटल 22 कमेटी थी जो अलग अलग चीज़ें हमारा देख रहे हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इसमें 22 कमेटी है, लेकिन हम सारी कमेटी नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी पे ही क्वेश्चन जनरली पूछता है, ठीक है। तो पहले कमेटी और चेयरमैन की अगर हम बात करें, तो एक कमेटी थी आपकी ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, तो जिससे कि आप सभी को पता है कि B.R. अम्बेडकर जी चेयरमैन है। अब ये बहुत वेल नोन फैक्ट है, तो बहुत कम टाइम इस पे क्वेश्चन आता है, बट स्टिल पता होना चाहिए, यू नेवर नो, कई बार, क्योंकि देखिए पेपर का कंपोजिशन इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, पर इजी क्वेश्चन में ये चीज़ें दी जा सकती हैं, तो आपने पता लगा पढ़ा ही नहीं तो आपको याद कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। एक कमेटी थी यूनियन पावर्स कमेटी, है ना। अब ये थी हमारे नेहरू जी, मैं सिर्फ शॉर्ट में नेहरू जी लिख रहा हूँ, है ना, तो ताकि आप इजी याद रखें। अब नेहरू जी की बात आई है तो इनके पास और भी कमेटी थी, तो साथ साथ ही मैं लिख दे रहा हूँ, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी। एक कमेटी और थी स्टेट कमेटी, स्टेट्स कमेटी भी इन नेहरू जी के ही पास, तीन कमेटी जो मेजर कमेटी थी वो इनके पास, याद रखिएगा, स्टेट्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और आपका यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक कमेटी की बात करते हैं जो आपका स्टीयरिंग कमेटी, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, और स्टीयरिंग कमेटी थी हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट रहे उस राजेंद्र प्रसाद जी। अब इनके पास एक कमेटी और थी, फाइनेंस एंड स्टाफ, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास ही थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है, और इजीली मुझे लगता है आप याद भी रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक कमेटी की और बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है कमेटी वो, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमेटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, सरदार वल्लभ, ठीक। अब इनका नाम आया है तो इनके पास एक कमेटी और थी जो इम्पोर्टेंट थी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट,
कमेटी ऑन FR लिखता हूँ, फंडामेंटल राइट को, एंड माइनॉरिटी। तो ये कमेटी भी इनके पास है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कुछ कमेटी थी जो मैंने आपको बता दी, है ना, क्लियर है। अब देखिए एक कमेटी और राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, माइनर कमेटी कह सकते हैं इसको, मेजर कमेटी नहीं थी, बट ठीक है बता देता हूँ मैं आपको। के पास एक कमेटी और थी, एडहॉक, सॉरी एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है, क्योंकि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है तो पूछ भी सकता है। रिसेंट ही कुछ बदलाव भी हुआ था, जो कोड थे नेशनल, जो फ्लैग कोड था, उस नेशनल फ्लैग पर ये क्वेश्चन कैसे, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। अब जो देखिए कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन दोस्तों पूछा, वो अलग ही थोड़ा बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी पे हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है, खासकर PCS वाले तो पूछते ही हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अंबेडकर जी थे, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अब इसमें टोटल मेंबर कितने थे, टोटल 7 मेंबर, ठीक है। अब वो मेंबर और कौन कौन से थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सॉरी, और कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM, और कौन थे, मोहम्मद सदुल्लाह, ठीक है, और कौन थे, DL मित्तर, और DP खेतान, खेतान, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके टोटल मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड अम्बेडकर जी 7, अम्बेडकर जी चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है, सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है ना। या फिर ये पूछ सकता है इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो आपको 4 या 5 या 5 4 या 5 नाम दे देगा, और उसमें पूछेगा 1 2 3 1 2 1 and 2 ओनली, इस तरह से आपको इस तरह से भी मेंबर के नाम पूछ, बट पीसीएस में जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7 मेंबर है तो आप थोड़ा 2 4 बार पढ़ेंगे तो उसको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो और वैसे याद कैसे कर सकते, देखिए अंबेडकर जी तो फिक्स हो गए, अब बचे हैं 6 आप, ठीक है। तो याद कर लीजिए, KM मुंशी जी हैं, KM मुंशी, BL मित्तर, खेतान जी हैं, ठीक है, DP खेतान आप ऐसे याद कीजिए, BL मित्तर याद कीजिए, KM मुंशी याद कीजिए, कृष्ण स्वामी अयंगर याद कीजिए, सॉरी कृष्ण स्वामी अय्यर याद कीजिए, गोपाल स्वामी अयंगर याद कीजिए, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, BL मित्तर, और DP खेतान, बस यही लोग हैं। 2 4 बार आप याद करेंगे तो इजिली आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए जो आपकी कमेटी थी, ठीक है,
जो आपकी असेंबली, अब इसने दो फंक्शन इसने परफॉर्म किया आपके असेंबली में। जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली उसने दो परफॉर्म किए ऑपरेशन। क्या और परफॉर्म ऑपरेशन की कि पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दूसरा क्या उसने कहा लॉ भी बनाने हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ है वो भी बनाने। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आपका सेशन था वो फाइनल। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब लेकिन जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी वो कब तक रही? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लीजिए आप। तो प्रोविजनल पार्लियामेंट आपका रहा, वो आपकी कब तक रही? 1952 टिल 1950। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट हम लिखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला, अब डेट्स की हम कुछ बात करेंगे, इससे रिलेटेड है ना, तो डेट्स और आपका इवेंट डेट। और पहला मैंने बात ही कर ली ऑलरेडी, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? रिकॉल कीजिए, तुरंत रिकॉल कीजिए। अभी मैंने आपको बताया हुआ है क्या हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहला फर्स्ट मीट हुआ था। फर्स्ट मीटिंग किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली सिटिंग यहाँ पर हुई। अब सिटिंग कह लीजिए या मीटिंग कह लीजिए। क्लियर है? इसके 2 दिन बाद, अभी बात की थी, 2 दिन बाद फिर से क्या हुआ था? 11th को, 11 दिसंबर 1946, सॉरी 9 दिसंबर, दिसंबर लिखना भूल गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। दोस्तों ऐसे याद कीजिए। ठीक है, क्या हुआ था बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनको क्या चुना गया? प्रेसिडेंट। इसका अभी देश का नहीं चुना गया है, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुना गया। ठीक है दोस्तों, के 2 दिन बाद फिर क्या हुआ? 30 दिसंबर को क्या हुआ बताइए? अरे याद कीजिए, आपको अभी बताया था। क्या आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। इतनी जल्दी मत भूलिए दोस्तों, है ना, याद करते रहिए। किसने प्रेजेंट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेएल नेहरू, नेहरू जी ने किया था। क्लियर है दोस्तों? अब और इम्पोर्टेंट एक और डेट आया है। देखिए ऐसा नहीं कि अभी मैं इतना दूर लिख रहा हूँ 22 जुलाई 1947, तो इस बीच कुछ नहीं हुआ है, इस बीच बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट, फ्लैग अडॉप्टेड, फ्लैग को अडॉप्ट, ये इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कभी भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ। एक चीज मैंने बताई, नेशनल फ्लैग पर जो कमेटी थी, एडहॉक कट कमेटी, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर नेशनल फ्लैग पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एडहॉक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी नेशनल फ्लैग पर, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेशनल फ्लैग कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और कुछ डेट्स देखते हैं हम, है ना।
अब देखिए इसके बाद डेट आई 15 अगस्त 1947, हिस्टोरिक डे, भारत के लिए एक बहुत बड़ा डे हमारे लिए। ठीक है, 1947 क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ पावर का, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है, तो इंडिपेंडेंस, क्लियर है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट है अगर बात करें, एक है 26 नवंबर 1914। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट, क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्ट। ठीक है, अब एक है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। 1949 दोस्तों, बेसिकली इसका मतलब ये है आपका, ठीक है, जो बेसिकली लास्ट मीटिंग हुई यानी इस दिन कंप्लीट हुआ आपका, तो अडॉप्टेड का मतलब बेसिकली आपके लिए कंप्लीट यूज भी हो सकते हैं, कंप्लीटेड, कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। ठीक है, क्लियर है, ओके। बेसिकली हुआ क्या, तो 1950 से पहले हम बात कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज हमारे लिए कंप्लीट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लास्ट असेंबल हुआ वो कब हुआ, ये आपका 26 नवंबर 1949 को लास्ट मीटिंग हुई, है ना, यानी बेसिकली साइन किया गया, साइंड, ठीक है, साइंड बाय 284 मेंबर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कितने मेंबर्स ने साइन की, मेंबर्स 284 मेंबर्स ने साइन किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत कई क्वेश्चन कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 284 मेंबर्स ने साइन किए थे 26 नवंबर 1940। इतना कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है छोटे, जैसे एग्जाम हो गया आपका, उसमें 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को हमारा कमेंसमेंट हुआ, ठीक है, उसको हमने, तो हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। वो बेसिकली एक हिस्टोरिक फैक्ट है, की वजह से वो डेट एक्चुअल चूज की गई। ठीक है, तो हुआ क्या था, 31 दिसंबर 1929 की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 31 दिसंबर 1929, कहाँ, ये लाहौर की बात है, लाहौर का वो दिन है। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन एक रेजोल्यूशन पास किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो हम कहते हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज का दिन हमारा। ठीक है, तो इस हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से, ठीक है, अब ये 31 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, और उसमें कहा क्या गया क्या, कि जो 26 जनवरी है वो हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। सॉरी दोस्तों, उसको हम, देखा मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पूर्ण स्वराज हो गया, तो यहाँ डिसाइड ये किया गया कि जो आपका 26 जनवरी है वो हम इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। तो इस हिस्टोरिक फैक्ट की वजह से डेलिबरेटली चूज किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा सन, ये वो लाहौर के उस दिन ये डिसाइड किया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और अभी अब आपको बताते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और किया जाता है कि ये जो आपका सेशन था, लाहौर का जो सेशन था आईएनसी का, वो इसका प्रेसिडेंट उस समय कौन था, मतलब इसके प्रेसिडेंसी में ये हुआ। ये प्रेसिडेंट उस समय नेहरू जी। लाहौर का जो सेशन हुआ वो नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, और जिसमें ये पूर्ण स्वराज्य की बात की गई। तो इस हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से 26 जनवरी 1950 की डेट को रखा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ और डेट हमारी छूट गई है वो भी फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें इस दिन अडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ। अब 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मेकिंग इंडिया अ रिपब्लिक विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आज के दिन, यानी आज का मतलब इस दिन 26 जनवरी 1900 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट, मतलब इस दिन से एक्चुअल में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। ठीक है, क्यों हुए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरा वो फोर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू। क्लियर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो जनरली हमसे डिस्कशन में छूट जाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी मेरे प्रीवियस डिस्कशन में आप देखेंगे तो मैंने बात की कि 1952 तक, यानी 1952 तक जो हमारी गवर्नमेंट रही वो कैसी रही, बताइए कैसी रही। अभी मैंने डिस्कशन किया, तुरंत सोचिए, पॉज कीजिए 1 मिनट और अभी सोचिए कि किस तरह की गवर्नमेंट थी। एक प्रोविजनल पार्लियामेंट। क्यों प्रोविजनल थी? क्योंकि कुछ इलेक्शन वगैरह हुए नहीं। ठीक है, तो हम, हाँ दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, मैं इलेक्शन की यहाँ बात करने वाला हूँ सॉरी। तो 25 अक्टूबर 1951 टू 21 Feb 1950। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सॉरी, पहले जनरल इलेक्शन हुए दोस्तों, पहले जनरल इलेक्शन। दोस्तों किसी एग्जाम में ना भी पूछा जाए, लेकिन ये हमारे हिस्टोरिकल, मतलब हमारे मतलब पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे देश के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन। यानी यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, अडॉप्ट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब हम काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो गवर्नमेंट अब काम करेगी, एक्चुअल अब इस हिसाब से काम होगा। ठीक है, मतलब जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, इस तरह से चीजें होंगी, एक्चुअल में एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव वो अब बनकर जा रहे हैं इलेक्शन। ठीक है, उससे पहले जो था वो क्या था? वो आपका एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन आप समझ लीजिए। तब में पार्शली इलेक्टेड लोग थे और पार्शली आपका नॉमिनेटेड लोग थे।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे एक इलेक्शंस के आधार पे हुई। ठीक है, और वो भी उसका भी बेसिस एक अलग था। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी जो आम चुनाव हुए वो प्रॉपर चुनाव, और इस चुनाव का एक अलग ही महत्व है हमारे हमारी हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा पार्ट था। अगर हम बात करें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेरा एक्चुअल पोर्शन था बेसिकली। अब हमारा, तो अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट तक वहां तक कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें हम पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू लेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, किस तरह से है, और उसमें हम स्ट्रेटेजी ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें जो आने वाले प्रोविजंस हैं वो किस तरह से याद रखना। ठीक है, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे, देखेंगे किस तरह से हमें करना है उसका रिवीजन प्रॉपर। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम इतना ही पोर्शन रखेंगे और कोशिश करेंगे जो फैक्ट हम बता सकते हैं वो आपको बताएं, है ना, और प्योरली एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही रहने वाला है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि बहुत शॉर्ट रखा जाए, ज़्यादा बड़ा ना लेक्चर की। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम लोग हमें प्यार करते रहिए। हमारा जो लेक्चर है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, आपके फ्रेंड्स देख सकें। ठीक है, और उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हम काफ़ी लोगों तक, जो हमारा गोल है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनकी नॉलेज बढ़ा सकें, उनको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें, वो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा होता दिखाई दे। तो इसी आशा के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। आपका अगर कोई सजेशन है एग्ज़ाम इस लेक्चर को लेके, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई एम हैप्पी टू रीड इट। ओके, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो भी, जैसे भी मुझे समय परमिट करेगा, मैं आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकूँ। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।